तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूं है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था, अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात ना रूस कर पा रहा है, ना भारत ना ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफी ज्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूं को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है, यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज्यादा मायने नहीं रखती। जब क्वांटिटी ज्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1 पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है, खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहां नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिससे कि अभी इस समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वहां पे काफी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए IMF जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तो लोग IMF के पास दौड़ेंगे। ये IMF पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। PV नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और IMF ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी LPG हुआ था, तो PV नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं,
1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में, और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं, तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा, तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था, यही IMF है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF मांग रहा है भारत से, ये स्थिति है। ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए, मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है, इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया, अब चीनी भी नहीं दे सकते, और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो जा, मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। IMF वालों पे कोई भरोसा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे, आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा अपने आखिरी सांस तक। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, जब कोरोना का संकट आया था, उनके यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन कि सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहां से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहां से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पे तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर, तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहां बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे, तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहां हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए, दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल